ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सौदा आपका में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कंस्ट्रक्शन दिग्गज L&T ने चौथी तिमाही के नतीजों से किया निराश। मुनाफा 27% लुढ़का, लेकिन मजबूत ऑर्डर बुक से आगे के लिए संकेत काफी अच्छे। फिर बढ़े ATF के दाम। IOC ने घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF 7.5% महंगा किया। LPG भी 11 रुपए महंगा हुआ। आज से मोबाइल, रेस्टोरेंट्स में खाना और ट्रेन, हवाई सफर हुआ महंगा। सर्विस टैक्स की दर बढ़कर 14% हुई। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरना किया आसान। सरल फॉर्म में विदेश यात्रा की जानकारी या खर्च बताना नहीं होगा जरूरी। इस साल 31 जुलाई के बजाय 31 अगस्त तक भरा जा सकेगा रिटर्न। और डिजिटल इंडिया की तैयारियों पर प्रधानमंत्री की आज अहम बैठक। कमेटी देगी डिजिटल इंडिया पर प्रेजेंटेशन। जल्दी सरकार करेगी डिजिटल इंडिया वीक का ऐलान। लेकिन चलिए फोकस करते हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट, मिड कैप शेयरों में हल्की बढ़त पर कारोबार। फार्मर ऑटो शेयर गिरे। लेकिन फोकस जैसे मैं कह रहा था IRB इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं। ध्यान रखें वो द वीकेंड इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। 2.5 से 3% के आसपास की मजबूती के साथ ये कामकाज कर रहा है। और IRB इंफ्रा की CMD साहब मिस्टर वीरेंद्र माहेश्कर जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक बोर्ड रूम के लिए। माहेश्कर साहब बहुत बहुत धन्यवाद CMD से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली सबको रन थ्रू करा दूं। Q4 के नंबर्स में बता रहा हूं, साल दर साल ये नंबर्स हैं। बिक्री 12%, 12.25% का उछाल साल दर साल। मार्जिन में 750 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और मुनाफा 26.5% तक ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर। माहेश्कर साहब मैं नंबर्स देख रहा था, स्टेडी अच्छे Q4 नंबर्स आपने डिलीवर करे हैं, पर उन नंबर्स में अगर मैं देखूं तो BOT डिवीजन से एक स्टेलर परफॉर्मेंस है, लेकिन शायद कंस्ट्रक्शन में रेवेन्यूज में कुछ कमजोरी है या फिर जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था उससे म्यूटेड परफॉर्मेंस है। कोई खास वजह इस दबाव की और फिर यहां से किस तरह का मोमेंटम आप दोनों ही सेगमेंट्स में देख रहे हैं? नमस्कार। कंस्ट्रक्शन में आपका जो देखना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल क्लोजर अभी अभी हुए हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक है 10,800 करोड़ का, उसका एग्जीक्यूशन में कुछ डिले आने के कारण कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक स्लगिश रहा है। बट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स का नंबर बढ़ते हुए BOT प्रोजेक्ट्स में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी दिखी गई है और उस वजह से ओवरऑल EBITDA काफी इंप्रूव होने में मदद हुई है। ओके, अच्छा इस बीच आपकी स्क्रीन पर मारुति सुजुकी के बिक्री के आंकड़े डिटेल में आगे बातचीत करूंगा आपसे सबसे, लेकिन मई के जो बिक्री के आंकड़े आए, कुल बिक्री के 13% का आसपास का उछाल है। 1,14,000 यूनिट यहां पे गाड़ी बिकी है, तो साल दर साल 14% के आसपास का जंप है। घरेलू बिक्री उसमें 1.02 के आसपास है का आंकड़ा है। इसका मतलब है बचा हुआ जितना है आप समझते हैं एक्सपोर्ट से आया है। इस पर आगे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि माहेश्कर साहब बैठे हुए हमारे साथ, माहेश्कर साहब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में हाईलाइट करा था, मार्जिन में एक तगड़ा 750 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का जंप है। ये मदद कहां से मिल रही है और B फिर हम सब जानना चाहेंगे किस हद तक सस्टेनेबल है मार्जिन में जो एक्सपेंशन आप डिलीवर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो दो सेक्टर में हम काम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पैट मार्जिन है वो 10 से 11% का है। हाँ। वेराइज जो EBITDA मार्जिन BOT पर साइड में है वो ऑलमोस्ट 85% होता है, क्योंकि जो ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की एक बार प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होने के बाद वो 15% से ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं होती है। और चूंकि इस क्वार्टर में ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स का जो रेवेन्यू है वो लगभग 50% है, इसलिए जो ओवरऑल EBITDA मार्जिन है उनमें खासी इंप्रूवमेंट देखी गई है। और आगे चलते हुए भी हमें लगता है कि जब तक कंस्ट्रक्शन और BOT के बीच में 50-50 टर्नओवर रहेगा तब तक ये EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल है। अच्छा, ये जो ऑपरेशनल बेनिफिट्स आपने ईक आउट करे हैं इस Q4 में, उसका पूरी तरह से फ्लो बॉटम लाइन में नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है रिस्ट्रिक्टेड है फ्लो, क्योंकि 750 बेसिस पॉइंट्स के जंप के बाद भी मुनाफे में मेरे ख्याल से सिर्फ 26-26% के आसपास का उछाल है। क्या इस बार ब्याज पर खर्च या फिर ऑपरेशन लेवल के नीचे के कोई फैक्टर्स प्ले अप करते हुए नजर आए हैं सर? देखिए, इस पर्टिकुलर ईयर में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो गए हैं। और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट जब हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन खत्म होकर वो P&L को चार्ज होना शुरू हो जाता है। उस वजह से पैट का मार्जिन ग्रोथ जो है वो इतना नहीं दिखाई दिया गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जब लास्ट क्वार्टर आपसे नंबर्स पे बातचीत कर रहा था तब आपने हाईलाइट करा था कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ट्रैफिक के नंबर्स में या फिर ट्रैफिक ग्रोथ देखने को मिल रही है।
उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादातर लोग कीनली वॉच करना चाहते थे कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ग्रोथ मेंटेन होती है नहीं होती है। Q4 में कैसा रहा और FY16 के लिए कैसा आउटलुक स्टैकअप हो रहा है सर? मैं कहूंगा कि ये फोर्थ क्वार्टर रनिंग है जिसमें हमने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। हाँ। तो इसलिए हम इस चीज को बिलीव करना चाहेंगे कि ये वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेनेबल है और जब तक जीडीपी ग्रोथ अच्छी बनती दिखाई देगी तब तक ये वॉल्यूम ग्रोथ आगे भी सस्टेन होना पॉसिबल लगता है। अच्छा, एनएचआई की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नितिन गडकरी की तरफ से बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड कितने हालात इंप्रूव हुए हैं? क्या ऑर्डर्स वाकई तगड़ी तरह से ट्रिकल अप हो रहे हैं? इस टाइम पे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्डर बुक कैसी है? डील पाइपलाइन कैसा नजर आ रहा है और कितने कॉन्फिडेंट है FY16 में जाते हुए सर आप? जहां तक ऑर्डर पाइपलाइन का सवाल है, एनएचआई हैज बीन ऑन रिकॉर्ड टू से कि भाई उनको 8000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स इस साल टेंडर करने हैं, जिसमें से 50% प्रोजेक्ट्स जो है वो दे विल बी बिडिंग आउट ऑन बीओटी इज व्हाट दे आर सेड। तो ये बीओटी स्पेस में हम जरूर बिडिंग करेंगे और ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में हम प्रेफर्ड बिडर करके उभर के आए हुए हैं जो 6 लेनिंग ऑफ आगरा इटावा प्रोजेक्ट है और आगे चल के भी जैसे जो वायबल प्रोजेक्ट दिखेंगे उसमें हम बिड करेंगे। ओके, लास्ट सवाल सर, आपका काफी समय ले लिया मैंने। कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं? और इस बार तो कहा जा रहा है जैसे पिछले पहले हाउसिंग को थ्रस्ट देने की कोशिश करी गई थी, शायद इंफ्रा को थ्रस्ट देने की कोशिश की जाए। क्या चाहिए स्पेसिफिकली इंफ्रा को इस बार पॉलिसी से? देखिए, कल क्या होगा क्रेडिट पॉलिसी में ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट जो ट्रेंड है वो इंटरेस्ट रेट का आगे चलते हुए भी डाउनवर्ड मुझे दिखाई देता है क्योंकि इन्फ्लेशन हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली और इसलिए अब वेदर दैट कट विल हैपन टुमारो और इन द नेक्स्ट पॉलिसी आई कांट से ऑन दैट, बट जहां तक डायरेक्शनल अप्रोच का सवाल है, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ते कमी होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। ओके, महेश्वर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। कांग्रेचुलेशन सर, स्ट्रांग नंबर्स के लिए। आईआरबी इंफ्रा का ये था मैनेजमेंट सीएमडी साहब। ध्यान रखें, वैसे ज्यादातर एनालिस्ट की वन ऑफ द टॉप पिक्स में देख रहा था ये कंपनी है, क्योंकि जिस तरह का प्ले है रोड सेक्टर पे, जिस तरह की इसकी पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ है, लेवरेज कम है इस कंपनी का, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर है और अच्छी खासी किटी है ऑर्डर्स की, उसको देखते हुए ज्यादातर लोग मानते हैं कि इंटरेस्टिंग कंपनी हो सकती है। गौरंग, आईआरबी इंफ्रा आपको पसंद है? क्या कॉल होगा आपका इस पे? आशीष, पहले तो डिस्क्लोजर के हाँ हमारी पॉजिटिव कवरेज है आईआरबी इंफ्रा पर और जो नतीजा है मेरे ख्याल से एक समय बाद कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सूरत हाल सुधरते हुए नजर आते हैं। लक्ष्य हमारा बहुत ही करीब का है, मेरे ख्याल से 265 से लेकर के 285 तक का, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बाधाओं के साथ जूझता हुआ नजर आता है। जैसे हम एलएनटी के बारे में भी जिक्र कर रहे थे जब नतीजे आए थे कि पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन को लेकर के कुछ तकलीफ है, वैसी तकलीफ यहाँ पर भी नजर आती है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से आपको शायद ऊपर की तरफ के दायरे मिल सकते हैं। हाल फिलहाल ऑन दी हायर साइड 265 to 285 का लक्ष्य हमारा है आईआरबी इंफ्रा। चलिए, तो प्रेफर्ड बेट है, लेकिन फिलहाल के लिए अपसाइड स्टॉक प्राइस के लिहाज से लिमिटेड नजर आती है। छोटा सा ब्रेक, गौरंग और राकेश हमारे साथ बने हुए। अब तक आपके सवाल जवाब शुरू नहीं हो पाए, इस ब्रेक के बाद पूरी तरह सूची पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे इस समय पहले दर्शक गंगापुर से सुरेंद्र लोधा जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल राकेश बंसल सर से है मेरा। अच्छा, बिल्कुल ठीक सर, बताएं। सर मेरे पास एसबीआई है सर, 100 शेयर 313 रुपए के, तो मैं सर एवरेज के ऊपर है मेरा सवाल ये सर। हाँ। तो मैं सर अगर एसबीआई को मैं एवरेज करता हूँ तो मैं किस लेवल पे एवरेज करूँ, और एवरेज भी मैं करता हूँ तो मैं इसमें 1 से 1.5 साल का अगर मैं नजरिया बनाता हूँ एसबीआई को होल्ड करने पर, तो मिनिमम से मिनिमम कितने % की ग्रोथ की संभावना है सर? बिल्कुल ठीक। राकेश? आशीष जी, स्टॉक बढ़िया है, दुर्भाग्य से थोड़ा सा महंगा लिया हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो इनके प्राइजेस हैं इनको जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर इनको एवरेज करनी है तो मेरा ऐसा मानना है किसी भी गिरावट में स्टॉक जैसे अभी 270 के अराउंड था, 270 से लेकर 275 एक एक्सीलेंट बाइंग जोन है। किसी भी गिरावट में इस तरह के अराउंड एवरेज करें, मुझे लगता है कि स्टॉक में एक रैली बनेगी और 6 महीने में मेरे को लगता है 330 प्लस के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, चलिए चंडीगढ़ से SM भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सेम टू यू, गुड मॉर्निंग सर। मेरा जो है एक तो अदानी इंटरप्राइजेज दिया है मैंने, उसने 780 के रेट पे लिए हैं 50 शेयर। हाल की हाई में ले लिया आपने? हाँ जी, बहुत हाई में ले लिया और उसमें मतलब काफी वॉलेटिलिटी इसमें देखी गई है, काफी डाउन आ गया सर उसमें। और उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस है, मैंने 430 के 200 शेयर दिए हैं, इसमें मतलब काफी लॉस है सर उसमें। वो 430 की बाएंगे तो 7-8 रुपए के आसपास पर शेयर लॉस होगा, है ना? जी अच्छा। सर, एक ABB में मैं सवाल देना चाह रहा हूँ। ABB है मेरे 20, बहुत पुरानी बाइंग है, मतलब 2008 की, और उसके आगे क्या करना चाहिए? 20 शेयर है 1500 के लगभग। 1500 की बाइंग है तो वो भी 1300-1350 पे चल रहा है। अच्छा ये बताएं भट्ट साहब, अदानी इंटरप्राइजेज LIC हाउसिंग फाइनेंस लंबी अवधि के लिहाज से लिया था या फिर ट्रेडिंग के नजरिए से उतरे थे आप इस पे? नहीं सर, ये तो LIC हाउसिंग फाइनेंस तो लंबी के लिए है, मतलब काफी लॉन्ग टर्म के लिए है, और इसे अदानी वाला जो है थोड़ा टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। आगे क्या करना चाहिए सर उसमें? और मैं आपका CNB की आवाज बहुत शुरू से बिगनिंग से ही देख रहा हूँ सर आपका प्रोग्राम में। थैंक यू भट्ट साहब। गौरांग, LIC हाउसिंग फाइनेंस 430 की बाइंग है, उसी के आसपास 7-8 रुपए नीचे चल रहा है, लंबी अवधि के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव लगता है आपको? अदानी इंटरप्राइजेज पे कोई कॉल होगा? जो रिसेंट प्रेशर आया था उसके बाद किसी को भी क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अडानी एंटरप्राइज पर तो कवरेज नहीं है, आशीष तो टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। LIC हाउसिंग पर बेशर्त यहाँ पर ये और भी जोड़ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अगर डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है, 510 520 का लक्ष्य हम साल भर के नजरिए से तय कर रहे हैं। और कल एक बहुत बड़ा इवेंट है क्रेडिट पॉलिसी के रूप में, अगर ब्याज दरें घटती है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, मिसाल के तौर पर HDFC, LIC, GIC, दीवान हाउसिंग जैसी कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज अ बिग ट्रिगर फॉर हाउसिंग फाइनेंस, इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपनीज, बैंकिंग और ओवरऑल इक्विटी मार्केट के लिए। SBI पे जो उनका सवाल था, ऊपर के तरफ उनका निवेश है 313 के आसपास, मौजूदा स्तर पर मेरे ख्याल से और भी जोड़ सकते हैं। गिरावट काफी सीमित है, नीचे की तरफ दायरे हमें काफी सीमित लग रहे, और 345 से 365 का लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेकर के चल सकते हैं। अडानी एंटरप्राइज अनफॉर्चुनेटली टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अदानी एंटरप्राइजेज, राकेश क्या करना चाहिए इनको? इन्होंने तो रिसेंट हाईस पे ले लिया, वहां से एकदम तगड़ा प्रेशर स्टॉक झेल रहा है, आज भी कमजोरी 2-2.5% के आसपास की। आशीष जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एकदम हाईस के अराउंड स्टॉक को खरीदा है, इस कारण से वहां से स्टॉक ने करेक्शन ली है, तब इसलिए पेन हो रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। नीचे में 635 से लेकर 650 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, और किसी कारण से अगर स्टॉक 650 के अराउंड आता है और पॉकेट इनकी अलाउ करती है तो मैं सलाह दूंगा एवरेजिंग करें, जिससे इनकी कॉस्ट कम होगी, और पोजीशन को होल्ड करते हैं तो दोबारा से स्टॉक 800 के लेवल तक की रैली दिखा सकता है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं 4 जून को यानी कि इस हफ्ते गुरुवार को हम लेकर आ रहे हैं CNBC आवास ट्रैवल अवार्ड्स 2015। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से इस ट्रैवल अवार्ड का आयोजन रायपुर में होगा। ये CNBC ट्रैवल अवार्ड्स का 9वां साल है। इसमें मुख्य अतिथि होंगे छत्तीसगढ़ के CM डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय टूरिज्म राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और छत्तीसगढ़ के टूरिज्म मंत्री दयाल दास बघेल खास मेहमान होंगे। ट्रैवल अवार्ड के जरिए CNBC आवास टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों का इंटरडे चार्ट देखिए तो कुछ गेन्स अब ईक आउट करते हुए भारतीय बाजार 60 अंक के आसपास की मजबूती सेंसेक्स में है। निफ्टी भी 12-13 अंक के आसपास की मजबूती के साथ 8450 के बेहद करीब इस समय कामकाज करता हुआ ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे इस समय भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप होता हुआ आपको इंडियन मार्केट में नजर आएगा। इस पर नजर रखेंगे, कॉन्स्टेंटली अपडेट देते रहेंगे आपको। मिड कैप्स भी 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। लेकिन चलिए जोधपुर चलते हैं और हमारे साथ अशफाक अहमद साहब जुड़ रहे हैं। अशफाक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। हेलो सर, मेरा जेट एवरेज का 300 शेयर लिए हुए, शुक्रवार को लिया मैंने 404 रुपए से, और अभी वो घट गया सर। आज भी 5-6% मेरे ख्याल से कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। वीकेंड पे रिजल्ट आए थे। अशफाक साहब, लंबी अवधि के लिहाज से लिया था कि आप ट्रेडिंग के मेंटालिटी के साथ उतरे थे, रिजल्ट से पहले खरीदना चाहते थे? हाँ सर, तो अभी क्या करूं सर आपके हिसाब से? नहीं तो आपकी नजरिया क्या था, लंबी अवधि का है छोटी अवधि का है? सर ऊपर मतलब बढ़ने का है। चलिए मैं मान लेता हूँ टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में क्या करना चाहिए? गौरांग, जेट एयरवेज आपके कवरेज में है क्या? नंबर्स में लॉसेस तो रिड्यूस हुए, लेकिन आज सुबह जो खबर आ गई कि ATF की कीमतें फिर 7-7.5% मेरे ख्याल से बढ़ा दी गई हैं, वो उसका ज्यादा इंपैक्ट है, 5-6% के आसपास की कमजोरी। क्या करें ये सर?
आशीष, पूरे एविएशन सेक्टर पर हम काफी लंबे समय से नकारात्मक रहे और आने वाले काफी लंबे समय तक नकारात्मक रहेंगे। और बार बार आप ही के चैनल पर मैंने जब प्रदीप से, अनिल जी से, हर्षदा से बात की है तो मैंने यही राय दी है लोगों को कि हवाई क्षेत्र के शेयर न खरीदें, टिकट जब सेल आती है तब फायदा उठाएं और छुट्टी पर चले जाएं। चलिए, तो दूर रहें इस काउंटर से, कोई भी मौके देखें तो आप इससे एग्जिट करें। एविएशन कंपनीज में ज्यादा दमखम नजर नहीं आता है। एटीएफ के दाम बढ़े, ध्यान रखें, उसका भी तगड़ा इंपैक्ट है। 7.5% के आसपास एटीएफ की प्राइस हाइक कर दी गई है। कोटा से नवीन गर्ग जी का सवाल है हमारे साथ, जुड़ भी चुके हैं नवीन जी। नवीन जी हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल सर। सर, सीएनबी की आवाज का बहुत बड़ा फैन है सर मैं। अरे ग्रेट सर, थैंक्स सर टाइम। क्या सवाल है सर? सर 1 ईयर पहले मैंने 62 रुपीज की प्राइस पे 1175 शेयर खरीदे थे अडानी पावर। 62 की बाइंग हुई थी, ऑलमोस्ट आधा कैपिटल तो वाइप आउट हो चुका है आपका, है ना? हाँ, और अभी मैंने जैसे निफ्टी का है 7500 आने का है, तो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए और रखा था कैश के लिए। 7,500 निफ्टी जब आएगा तब खरीदारी करेंगे आप? हाँ जी। आप वेट करें 7,500, आप दिक्कत देने वाले हैं हम सबको बाजार में। है जी, 7,500 के लेवल्स के लिए आप बाइंग का वेट कर रहे हैं? हाँ, तो सर अभी 39, 40, 41 के राउंड चल रहा है। अगर मैं इससे 2000 शेयर बाइंग करता हूँ तो मेरी एवरेज प्राइस आती है 50-51। पर अदानी पावर में क्या एवरेजिंग रिकमेंडेड होगी? राकेश, अदानी पावर 38 पे चल रहा है, 62 की बाइंग थी, जानना चाहते हैं एवरेज आउट करें? ये तो उनमें से जो मान रहे हैं बाजार में 7,500 के लेवल्स भी आने वाले हैं, क्या करें ये? देखिए आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है कि एवरेजिंग तो अदानी पावर में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब लगता है, सेल ऑन डेली वाला स्टॉक है, किसी भी उछाल पे इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये पैसा लगाना चाह रहे हैं अदानी पावर के अंदर एवरेजिंग के नजरिए से, मैंने इन्हें राय दूंगा कि वो अदानी पावर में ना लगा के उसको बैंकिंग के अंदर, ये एक्सिस बैंक या कोटक बैंक में लगाते हैं तो मेरे को लगता है कि एक बेहतरीन रिटर्न होगी। अदानी पावर से किसी भी उछाल पे निकलने की राय रहेगी। अच्छा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में इस समय पैसा लगाएं, या फिर आपको भी लगता है कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड निफ्टी में आ सकती है और अभी शायद अट्रैक्टिव नहीं है मार्केट खरीदारी करने के लिए, या फिर एक्सिस कोटक में अभी भी लगाया जा सकता है, शिफ्ट अभी भी करा जा सकता है? आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पे पैसा लगाना चाहिए। हमारी एज अ डिस्क्लोजर इन स्तरों पर ही हमने अपने क्लाइंट्स को आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे बैंक, अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक से खरीदने की राय दी हुई है और मेरे को नहीं लगता है कि मौजूदा स्तरों से कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन इस प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, एक एसएमएस आया है जलपाईगुड़ी से, पार्था सारथी मित्रा जी का ये एसएमएस है। आईटीसी है, आईटीसी पे जानना चाहते हैं इनफैक्ट कि एंटर करें या ना करें। गौरांग, बहुत सारे लोगों का सवाल यही, आईटीसी बड़ा नॉन परफॉर्मर, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे अपने पीएस से कामकाज कर रहा है, लेकिन वैसे ही तमाम दिक्कतें भी हैं इस कंपनी के सामने। क्या इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव है, खरीदारी करूं मैं लंबी अवधि के लिहाज से? आशीष, पहले तो डिस्क्लोजर की हमारी कवरेज है यहाँ पर, लेकिन इस बारी जो नतीजे आए थे तो जो तंबाकू और तंबाकू पदार्थों का कारोबार है आईटीसी का, वहां पर काफी सालों बाद, मेरे ख्याल से 7 साल बाद एक डीग्रोथ वॉल्यूम में दिखाई दिया, जो कि ये दर्शाता है कि एक्साइज ड्यूटी के माध्यम के जरा में जो बढ़ोतरी की गई थी इनके जो भी सिगरेट बिजनेस के प्रोडक्ट्स है वहां पर ये पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, एक डीग्रोथ देख रहे हैं वॉल्यूम में, पहली बात। दूसरी बात, ये शुरुआत है, आने वाले तिमाही नतीजे में इसका असर और गहरा होता हुआ नजर आएगा, ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही नकारात्मक बात। दूसरी चीज, जो अन्य कारोबार है आईटीसी के, वहां से जो मात्रा में योगदान आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, तो ये दूसरी नकारात्मक बात है। मेरे मायने में अगर आपको कंज्यूमर एफएमसीजी क्षेत्र में निवेश करना है तो एचयूएल या फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर मैरिको या डाबर, ये हाल फिलहाल बेहतर विकल्प है। आईटीसी पे दूसरी भी खबर थी कि ये सोच मैनेजमेंट जता रही थी कि सिगरेट कारोबार को अलग करके दूसरी कंपनी में लिस्ट किया जाए, इस पर मेरे ख्याल से कोई और टिप्पणी नहीं आई। तो मेरा ये मानना है कि एफएमसीजी क्षेत्र में आईटीसी में फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहिए। ओके, तो अभी भी दूर है, इस काउंटर में खरीदारी ना करें सर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गौरांग और राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और दिल्ली से हमारे साथ अमित जी जोड़े हैं। अमित जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक के 100 शेयर पड़े हुए हैं 350 पैसे में, तो कल आरबीआई का कुछ वो पॉलिसी आनी है, तो मेरे को ये जानना था कि
उसमें मेरे को क्या करना चाहिए? आज इसको बेच के अपनी पोजीशन क्लियर कर लेनी चाहिए या इसे मेरा 3-4 महीने तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ? राकेश क्या करें, जिस लेवल पे बाइंग करी है उसी के आसपास चल रहा है, पॉलिसी का वेट कर रहे हैं। ये पॉलिसी से पहले कुछ मोमेंटम आप चार्ट्स पे देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बैंक्स को लेकर तो आपने स्पेसिफिकली कहा पॉजिटिव है, तो आईसीआईसीआई बैंक में क्या बने रहेंगे? बिल्कुल आशीष जी, मुझे आईसीआईसीआई बैंक का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 306.50 रुपए नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ट्रेडिंग का नजरिया है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 306.50 का, और मुझे लगता है कि यहां से आईसीआईसीआई बैंक में एक रैली ट्रिगर हो सकती है। ओके, तो बने रहिए यहाँ पे, शायद एक अच्छी रैली, अच्छा मोमेंटम। वैसे भी अपने पीएस के मुकाबले अंडर परफॉर्म ही कर रहा है इस काउंटर ने। 380 मेरे ख्याल से रिसेंट हाइस थे, उससे अच्छा खासा करेक्शन, और अब तक बड़ा सबड्यूड परफॉर्मेंस इस प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के दिग्गज ने डिलीवर करा है। दिल्ली से ही हमारे साथ पिया गुप्ता जुड़ रही हैं। पिया जी आए, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, ये हमें सवाल पूछना है सन फार्मा के बारे में। ओके, 20 शेयर है 978 के रेट पे। 978, ठीक है। एंड शिल्पा हेल्थ केयर है 20 शेयर, शिल्पा मेडिकेयर 900 के रेट पे। यस शिल्पा मेडिकेयर कितने पे है वो? 900 के, उसमें तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सर ये आपने लंबी अवधि के लिए आज से स्टॉक्स लिए थे पिया जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ? हाँ जी। ओके, गौरांग 43 के रेट से 500 शेयर। पीपावाफ भी है 43 के रेट पे, ठीक है। उसमें तो खैर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 60-61 रुपए पे चल रहा है वो काउंटर। गौरांग, सबसे पहले तो सन फार्मा रिजल्ट्स के बाद से स्टॉक में तो 8-9% के आसपास ही कमजोरी हो। कंसोलिडेटेड एंटिटी मेरे ख्याल से किसने अज्यूम नहीं करा था इतना सिग्निफिकेंट प्रॉफिट म्यूटेड होंगे, इतना ज्यादा मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिलेगा। कैसे आपने वो आंकलन किया नंबर्स का, और सन फार्मा पे आप क्या कॉल होगी सर? डिस्क्लोजर हमारी कवरेज हमने अब भी बरकरार रखी है, और इनको ये सोच के चलना चाहिए कि इनको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो ये यहाँ पर और भी जोड़ सकते हैं। और उन सभी दर्शकों को आपके चैनल के मैं ये कहना चाहूंगा कि निराश न हुए। ये नतीजे जो आए थे स्लैन बैक्सी के मर्जर के पश्चात, थोड़ा बहुत अंदाजा था कि थोड़ी नकारात्मक परिस्थिति बनेगी, लेकिन मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने ओवर कॉशियस व्यू लेकर के जितनी भी नकारात्मक परिस्थिति है वो इस तिमाही के जो नतीजा है वहां पर दूर करने की या उनको सुलझाने की कोशिश की। इस वजह से दबाव आया है परिणामों में इतना। एक तिमाही तक और मेरे ख्याल से दबाव बना रहेगा, लेकिन अगर आपका नजरिया 1 साल का है, मर्ज्ड एंटिटी जब इन सब नकारात्मक परिस्थिति गुजरने के बाद जो खड़ी होगी वो बहुत ही सक्षम होगी। और ये स्तर अगर आपको याद है आशीष, तो जो डाइची का 10% स्टेक बेचा था 10% डिस्काउंट में, तभी भी मेरे ख्याल से 880-870 के पास ये जाकर के रुका था और फिर रिकवरी आई थी, और आज भी वही स्तर हमें देखने मिल रहा है। तो मुझे यहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी बिल्कुल ही नहीं लग रहे, काफी सीमित लग रहे। किसी को नए सलीके से निवेश करना है तो वो भी मैं कवायद करूंगा, और अगर किसी को एवरेज करना है तो ये भी मेरी राय होगी कि इस स्तर पर आप एवरेज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। ओके, तो पिया जी सन फार्मा चाहे तो एवरेज करें, बने रहें, लंबी अवधि के लिहाज से कॉल है ये। लेकिन राकेश, इनके 2 स्टॉक्स और हैं, पीपावाफ डिफेंस और शिल्पा मेडिकेयर। इन दोनों के चार्ट्स क्या कहते हैं? पीपावाफ की खरीदारी 43 की है, शिल्पा मेडिकेयर की बाइंग मेरे ख्याल से 900 रुपए पर शेयर की है। देखिए आशीष जी, शिल्पा मेडिकेयर का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट स्टॉक नीचे से काफी रैली ले चुका है और ऊपर में काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और जब भी ऐसी डाइवर्जेंस ऐसे छोटे काउंटर्स में देखने को मिलती है तो कभी वर्टिकल फॉल भी आता है और स्टॉक में इनको मुनाफा हो रहा है। जिन स्तरों पे इन्होंने स्टॉक को लिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई पोजीशन को लंबी अवधि के लिए स्टॉक को खरीद के होल्ड करने की लेवल्स हैं। इन्हें राय दूंगा शिल्पा मेडिकेयर में तो मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। दूसरा जो इनका स्टॉक है पिपावाव शिपयार्ड, इसमें इनके साथ एडवांटेज है कि इन्होंने काफी नीचे का खरीदा हुआ है, यहां से एज ऑफ नाउ डाउनसाइड कम लगती है। बट मैं अगर इनकी जगह होता तो इन स्तरों पे पिपावा से निकलता और उस पैसे को प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक या कोटक बैंक यहां पे मैं लगाता। ओके, चलिए अब इंदौर से हमारे साथ मनीष जैन साहब जुड़े हैं। मनीष जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। तो मैंने डीएलएफ के सेल खरीदे लगे थे 151 रुपए, तो उसके बाद क्या रखना चाहिए? बाय कर दूं। 198 की बाइंग थी आपकी। हाँ। गौरांग, अपने रीसेंट लोज जो देखे थे हमने वहीं के आसपास फिर से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जब वो सेबी की गाज गिरी थी, अब भी फिर से वो 120 के आसपास आ गया। तब हालांकि 110 या उसके सब 110 के लेवल्स देखे थे हमने। 120 के लेवल्स के आसपास क्या करना चाहिए डीएलएफ पे? एक तो किसी फ्रेश इन्वेस्टर को क्या खरीदारी करने की दम रखना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की हिम्मत रखें। इनकी बाइंग 198 की है, ये क्या करें सर?
वेल, ये सवाल कुछ समय पहले पूछ सकते थे और करीबन आधा हो चुका है इनका निवेश। तो आइंदा मेरे ख्याल से आप ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, मुशक्कत काफी कर रही है मैनेजमेंट डेट को कम करने के लिए, लेकिन वहां पर किसी तरह की सहायता या सहूलियत इनको नहीं मिल रही है। हालांकि आज भी कुछ 1000 करोड़ जुटाने की कोशिश, ऐसा कुछ खबर में आया था। एज अ डिस्क्लोजर, हमारी यहाँ पर बिकवाली की राय है, यानी कि आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप उछाल पर या स्तर पर जो भी आपका नुकसान भुगतने की क्षमता है वहां पर बेच दे। सेक्टर रियली अगर आप पूछे हमें तो हम पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को एक ही रंग में नहीं रंगना चाहेंगे। एज अ डिस्क्लोजर, हमारी कवरेज गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेस, ओबरा रियलिटी और शोभा डेवलपर यहाँ पर बरकरार है। और इन चारों ही कंपनियों पर डेट को लेकर के सवाल या निशान बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूशन काफी बेहतर है और बैलेंस शीट भी काफी दुरुस्त। इंटरेस्टिंग। तो रियल एस्टेट में डीएलएफ में बिकवाली करने की सलाह होगी, लेकिन जिन कंपनीज की बैलेंस शीट मजबूत है स्पेस में, गौरांग उसको लेकर बुलिश है, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो महिंद्रा हो, महिंद्रा लाइफ स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, या मुंबई बेस्ड ओबरा रियल्टी हो, या बैंगलोर बेस्ड शोभा डेवलपर्स में वो चौथा काउंटर था। इन चारों में पॉजिटिव कवरेज है, इन सब में आप खरीदारी कर सकते हैं चाहे तो, अगर रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना। लेकिन डीएलएफ से एग्जिट करें। आप भी सर, आपने अच्छी खासी ऊपर के लेवल से बाइंग कर ली है, अभी भी मौके एग्जिट करके चलें। इस काउंटर में ज्यादा दम कम नहीं है। रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना है तो इन कंपनीज पे ज्यादा भरोसा रखें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे एक्सपर्ट्स आपके तमाम क्वेरीज को सॉल्व करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ दिल्ली से विजय चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं। विजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। यार लॉजिस्टिक हमारे पास 300 शेयर हैं। VRL लॉजिस्टिक्स। हाँ जी, हाँ जी। और तलवरकर फिटनेस। ओके, किस्ते पे आएंगे तलवरकर की सर? हाँ जी, तलवरकर हमारा 340 के है, 60 शेयर। हाँ जी। चोपड़ा साहब लंबी अवधि के निवेशक हैं? हाँ जी। गौरांग, दोनों कंपनी में किसी को ट्रैक करते हैं? VRL लॉजिस्टिक्स हाल ही की लिस्टेड कंपनी आईपीओ के माध्यम के द्वारा एक छोटी पूंजी बाजार से जुटाई थी, जो कि विस्तार योजनाओं में लगाएंगे। अपनी जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर बसेस की जो फ्लीट है वहां पर इजाफे होंगे और उसके फलस्वरूप आपको मेरे ख्याल से टॉप लाइन बॉटम लाइन में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा। डेट फ्री कंपनी है, बहुत जरूरी है ये। और मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया लंबी होती का जैसे जिक्र करते हैं, हाल ही में नतीजे आए थे जो काफी सकारात्मक थे, आशीष ये भी कहना चाहूंगा। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें। दूसरी जो कंपनी का इन्होंने जिक्र किया तलवारकर का, उस पर हमारी कवरेज नहीं है तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ओके राकेश, तलवारकर इस कंपनी में इनकी खरीदारी हुई है, 60 शेयर है, 340 की बाइंग हुई थी, उसी के आसपास चल रहा है, 6 साढ़े 6 रुपए पर शेयर के आसपास की गेन से, क्या करें? आशीष जी, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक री रेटिंग लगती है स्टॉक के अंदर। 315 से लेकर 320 इसका एक अच्छा सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है कि लेवल्स टूटेंगे। यहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है। शॉर्ट टर्म में 400 के लक्ष्य हैं, अगर थोड़ा होल्ड करते हैं 8-1 महीने तक तो ऊपर में 435, 440 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए क्लियर कट चोपड़ा साहब अपडेट्स आते हैं दोनों ही स्टॉक्स पे। VRL लॉजिस्टिक्स तो जैसे गौरांग हाईलाइट भी कर रहे थे, मेरे ख्याल से गजब की लिस्टिंग हुई थी, गजब का रिस्पांस था आईपीओ के टाइम पे। 70-75 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, अगर मैं सही हूं तो 205 का इशू प्राइस था। वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स दिए और यहां से भी अच्छा मोमेंटम शायद एक्सपेक्टेड है कि काउंटर में देखने को मिलेगा। कोरबा से अब हमारे साथ अनिल राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। राठौड़ साहब गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए सवाल। हाँ, ये JSPL का शेयर अभी मैं लेना चाह रहा था, जैसे अभी इसका रेट डाउन हो गया है तो क्या अभी खरीदने में मुझे फायदा रहेगा? सिर्फ इसीलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि काफी पिटाई हो चुकी है और काफी लोअर रेट्स पे मिल रहा है? इसके अलावा कुछ पढ़ाई करी इस कंपनी के बारे में सर आपने? जी ऐसे तो पढ़ाई नहीं की, उसका मार्केट रेट दिखता था, वॉच करता था मैं। ठीक है अनिल जी, लंबी अवधि का लेना चाहेंगे तो लंबी अवधि के नजरिए से लेना चाहेंगे शायद JSPL? ये लॉन्ग टर्म के लिए। गौरांग, 117 रुपए पे क्या किसी को JSPL खरीदना चाहिए? अच्छा है, शेयर खरीदने के पहले ये सवाल पूछ रहे हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, पहले तो सोच समझ और रणनीति, ये तीनों पर ही गलत मेरे ख्याल से अप्रोच है इनका। और काफी लोग शेयर खरीदने के बाद ही सवाल पूछते हैं जब उनको नुकसान बड़ा होता हो। तो भाई, आपने अगर शेयर का भाव देखा है तो शेयर के बारे में कुछ जानकारी भी अखबारों में छपी है। आज ही
खबरों में है। ये स्टॉक जो इनके मैनेजमेंट है उनकी पेशगी है कुछ मामलों में कोल अलोकेशन के जो मुद्दा उठा था, और एज अ डिस्क्लोजर हमने यहाँ पर बिकवाली की राय दी है। तो मेहरबानी करके आप मूल्यांकन पर आकर्षित होकर के निवेश न करें, ये एक आधार होता है। और दूसरा आधार होता है खबरों कंपनी के बारे में जानकारी रखना। धातु क्षेत्र से ऐसे भी आप अगर दूर रहें वही बेहतर है। हमारे राय में बैंकिंग कल बहुत बड़ा ट्रिगर है, और बैंकिंग कल के ट्रिगर को छोड़ के भी हमें अर्थव्यवस्था में सुधार के बलबूते पर बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। आईटी, ऑटोज, टेलीकॉम और एक क्षेत्र है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। एफएमसीजी के बारे में हमने काफी कुछ बातें की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, हालांकि रुझान अच्छा है, गिरावट पर आप निवेश करें। और स्टॉक में निवेश करने से पहले आप जानकारी ले लें और दिग्गजों पर ध्यान दें, यही मेरी राय है। और लंबी अवधि का नजरिया रखें। आकर्षित होकर के आप मूल्यांकन को देख करके अगर निवेश करते हैं तो आपकी रणनीति गलत हो सकती है और आपको पूंजी में हामी बन सकती है। इंटरेस्टिंग। तो मेटल्स में वैसे भी पॉजिटिव कवरेज नहीं है, दबाव एक्सपेक्टेड है, और उसमें जेएसपीएल में तो और प्रेशर आप झेलते हुए नजर आएंगे। तमाम कंसर्न्स वे कर रहे हैं, तो जो प्राइस दिख रहा है 170 रुपए पे बड़ा पिटाई हो चुकी है ऊपरी लेवल से, तो अट्रैक्टिव होगा ऐसा नहीं है। अभी भी तमाम दिक्कतें इस कंपनी के सामने, तो इससे दूर रहें। इंटरेस्टिंगली इस बातचीत में मुझे लगता है कि दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं बैंकिंग पे पॉजिटिव है। राकेश भी हाईलाइट करे थे, गौरांग ने भी उसी बात को फिर से हाईलाइट किया है। तो बैंक्स पे शायद आप फोकस करें, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, वहां पे चाहें तो आप खरीदारी करें। जेएसपीएल में इन लेवल्स पे खरीदारी इस समय तो नहीं बनती। इस बीच बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 0.5% के गेंस के साथ अब कामकाज करता हुआ अब धीरे धीरे लो लेवल से मोमेंटम पिकअप होता हुआ, फ्राइडे को 1.5% की मजबूती थी, आज अब 0.5% और एडअप होता हुआ बैंक निफ्टी में। कल के ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी जो 11 बजे आने वाली है उससे पहले फिर से इस पॉकेट में बाइंग इमर्ज होती हुई। लेकिन गौरांग के लिए बहुत धन्यवाद सर, सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। आज कोई डिस्क्लोजर्स? आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन क्षेत्र के बारे में हमने आज बात की है और जिन शेयर के ऊपर हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को इसी तरह की राय हम देते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद शेयरों पर फटाफट सलाह राकेश बंसल के साथ स्टॉक फटाफट में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे साथ राकेश बंसल जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब ने हमें 5 मिनट की घड़ी दी है। चलिए आपके तमाम सवालों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट मिनट ट्यूबरो पे सवाल है रांची से शुभ्रा का। 200 शेयर है, 1451 की बाइंग हुई है। राकेश क्या करें? आशीष जी, मेरा सा मानना है होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा नजरिया लंबी अवधि का बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। राजकोट से नीलेश का सवाल, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 300 शेयर, 467 की बाइंग। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, लंबी अवधि का नजरिया बनाए और पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। गाजियाबाद से किशोर, एनएचपीसी 4000 शेयर, 23 रुपए की बाइंग है। आशीष जी, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक को, अगर ये स्टॉक रैली लेता है 26-27 रुपए तक जाता है तो उन स्तरों के आसपास स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मुंबई से राम सिंह, टाटा मोटर्स का डीवीआर है इनके पास, 2000 शेयर, 189 की बाइंग। आशीष जी, काफी नीचे की बाइंग है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कोलकाता से एसआर महेश्वरी जी का सवाल, हीलियस एंड मैथिसन 300 शेयर, 140 की खरीद थी। आशीष जी, काफी खराब स्ट्रक्चर लगता है मुझे। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कटक से सुभाष कुमार सिंह जी का सवाल, एनटीपीसी 1000 शेयर, 148 की बाइंग। आशीष जी, डिसेंट परचेज प्राइस है, मेरा ऐसा मानना है लंबी अवधि का नजरिया बनाना चाहिए और पोजीशन को होल्ड करें। जयपुर से महेश गुप्ता, रिलायंस पावर 150 शेयर, 250 की बाइंग। आशीष जी, काफी ऊपर की खरीद है और हर स्तर पर आपको निवेशक मिलेंगे जो इसमें फंसे हुए हैं। मेरी राय होगी किसी भी उछाल पर रिलायंस पावर से निकलें और उस पैसे को प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे लगाएं। इंदौर से मधुर जी का सवाल, तानला सॉल्यूशंस 1000 शेयर, 40 रुपए की बाइंग। आशीष जी, नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बना हुआ है, स्टॉक अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है, राय होगी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जामनगर से जलपा पभारी जी का सवाल, स्पाइस जेट 1900 शेयर, 21 की बाइंग। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या उछाल पर इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस पैसे को ये प्राइवेट बैंकिंग में लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। पुणे से दीप्ति तारे जी का सवाल, एलआईसी हाउसिंग 60 शेयर्स, 245 की बाइंग। डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और किसी के पास अगर पैसा है तो इन स्तरों पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को बाय भी किया जा सकता है। सूरत से रितुल का सवाल, मदरसन सुमी 500 शेयर, 315 की बाइंग।
आशीष जी, डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, बेहतरीन स्तर है। मौजूदा स्तरों पर इस स्टॉक के अंदर बाइंग भी की जा सकती है। लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। पुणे से योगेश जोशी जी का सवाल, स्ट्राइड्स आर्को लैब 100 शेयर 840 की बाइंग। आशीष जी, डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। नासिक से हर्षित बम का सवाल, बजाज कॉर्प 100 शेयर 170 की बाइंग। क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। किसी व्यूअर के पास अगर पैसा है तो इन स्तरों पे बजाज कॉर्प के अंदर निवेश भी किया जा सकता है। दिल्ली से अजय कुमार, आंध्रा बैंक 300 शेयर 86 की बाइंग। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है कि इन स्तरों पर आंध्रा बैंक से निकल के अगर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडसइंड में अगर स्विच करते हैं तो एक डाउनसाइड भी लिमिटेड रहेगा और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। ग्वालियर से विकास जलान, टालब्रो ऑटोमोटिव 200 शेयर 66 की बाइंग। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पे मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। पुणे से डीबी अग्रवाल, पीएनबी गिल्ड्स 146 शेयर से इनके पास 22 रुपीज की बाइंग है। राकेश आशीष जी, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। फरीदाबाद कपिल खुराना, तिलक नगर है इनके पास, तिलक नगर इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, 500 शेयर 40 की बाइंग थी। आशीष जी, काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। राजकोट से मनीष ठक्कर, ग्रैन्यूल्स इंडिया 500 शेयर 380 की बाइंग। आशीष जी, इस स्टॉक में एक स्प्लिट भी हुआ है और मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर ग्रैन्यूल्स इंडिया से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नोएडा से मुकुल जी का सवाल, गैमन इंफ्रा 750 शेयर्स हैं, 13.6 की बाइंग है। आशीष जी, मेरी राय होगी किसी भी उछाल पे गैमन इंफ्रा से निकलने की कोशिश करें। तो हैदराबाद से राधा शिवम, यूनिटेक है इनके पास, 7000 शेयर है, 32 की बाइंग है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे यूनिटेक से निकलें, इसमें काफी बड़ी डाउनसाइड मौजूदा स्तरों से भी देखने को मिल सकती है। सिक्कर से धर्मपाल जी का सवाल, डीसीबी 100 शेयर 56 की बाइंग। आशीष जी, डीसीबी को क्लियरली होल्ड करना चाहिए। काफी बड़ा इजाफा इन स्तरों से भी डीसीबी में देखने को मिल सकता है। मुंबई से प्रशांत देवरांकर जी का सवाल, सिम्फनी है 50 शेयर 3000 की बाइंग। आशीष जी, काफी ऊपर की खरीद है, ऊपर से गिरावट भी देखने को मिली है, बट नीचे से स्टॉक एक रैली ले रहा है। मेरा ऐसा मानना है इनकी खरीद के आसपास आता है तो पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि जिन स्तरों पे इन्होंने स्टॉक को लिया है वो ना ट्रेडिंग के नजरिए से ना निवेश के नजरिए से स्टॉक को बाइंग करने के लेवल है। चलिए, चाहता तो मैं एक और सवाल था लेकिन समय खत्म हो चुका है। राकेश, मजा आ गया, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। होप करता हूं आपके पास पानी का ग्लास जरूर होगा। बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए सर, वक्त निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स? आशीष जी, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, किसी में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड करे हैं बार बार बाइंग करने के लिए, वो सेम स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करे हुए हैं। राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप। नमस्कार।